दोस्तों आपने कहीं ना कहीं इस फोटो को तो जरूर देखा होगा, शायद किसी टी शर्ट पे, किसी पोस्टर पे, किसी दीवार पे या फिर किसी फिल्म में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बंदा है कौन। तो कुछ लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं तो कुछ लोग वहीं इन्हें अपना भगवान मानते हैं। Political orientation was carried out under the orders of Che Guevara, an Argentine with a Botticelli angel's face and a scholar. लोग इन्हें केवल एक डॉक्टर कहते हैं तो वहीं कुछ लोग इनको एक रिवॉल्यूशनरी समझते हैं। जहां अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश ने इन्हें टेररिस्ट कहा, बट रियलिटी कभी इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। कभी भी किसी भी इंसान का कैरेक्टर पूरा ब्लैक या तो पूरा व्हाइट नहीं होता। आखिर कौन है ये आदमी, क्यों इसकी मौत के 50 साल के बाद भी लोग इसको भुला नहीं पाए हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पिक्चर में दिख रहे बंदे की कंप्लीट बायोग्राफी जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Out of the Sierra Maestre, his support is based not on the poor, but on the middle class. Ironically, it is the knowledgeable who form the advance guard of the revolution. दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा आप सबको। अगर मेरी वॉइस या फिर वर्ड्स आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप चाहो तो कैप्शन ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आई एम सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 14 जून 1928 अर्जेंटीना के रोसेरियो में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है अर्नेस्टो राफेल गुएरा, जो आगे चल के चे गुएरा के नाम से जाना जाता है। अर्नेस्टो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए अर्नेस्टो को कभी पैसों की कमी तो नहीं झेलनी पड़ी। कहने को तो अर्नेस्टो अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, लेकिन इनके एंसेस्टर जो थे वो आयरलैंड के थे, जिस वजह से बचपन से ही अर्नेस्टो ने अपनी दादी से आयरलैंड के काफी सारे किस्से और कहानियां सुनी थी। और बड़े होते होते इन्होंने आयरलैंड के बारे में इतना पढ़ा कि इनको वहाँ का ना होते हुए भी वहाँ की छोटी से छोटी चीजों के बारे में भी अच्छी जानकारी थी। अर्नेस्टो बचपन से ही किताबें पढ़ने के काफी आदी हो चुके थे। अर्नेस्टो के फादर की एक लाइब्रेरी थी इनके घर में, जिनमें लगभग 3000 से ज्यादा किताबें थी। अर्नेस्टो जब 7-8 साल के थे तब से वो अपना पूरा दिन उसी लाइब्रेरी में ही बिताते थे। 12 साल की उम्र तक अर्नेस्टो अपने फादर से चेस खेलना भी सीख गए थे। अर्नेस्टो पोएट्री में भी इंटरेस्टेड थे, जिस वजह से इन्होंने पैब्लो नेरूदा, जॉन कीट्स, कार्ल मार्क्स, विलियम फॉल्कनर और व्लादिमीर लेनिन जैसे पोएट को इन्होंने बचपन में ही पढ़ लिया था। इससे आप खुद समझ गए होंगे कि अर्नेस्टो जो थे वो किस लेवल के जीनियस थे, और नॉलेज के मामले में इनका मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं थी। अर्नेस्टो बचपन से ही अस्थमा के पेशेंट थे। हालांकि अस्थमा होने के बाद भी अर्नेस्टो एक अच्छे एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर थे। 1948 में अर्नेस्टो का स्कूल खत्म हो जाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स में मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये आगे एडमिशन लेते हैं, और यहीं से अर्नेस्टो के मन में वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का आइडिया आया। इसी दौरान इन्होंने दुनिया के 2 टूर किए, जिन्होंने इनको दुनिया को देखने का जो नजरिया था वो बिल्कुल बदल कर रख दिया। इन्होंने अपना पहला सफर नॉर्थर्न अर्जेंटीना के कैरकस से ब्यूनोस एयर्स तक किया, जिसका डिस्टेंस 4500 किलोमीटर तक है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अर्नेस्टो ने इस पूरे सफर को एक छोटे इंजन लगे बाइसिकल की मदद से पूरा किया। उसके बाद अर्जेंटीना में ही इन्होंने करीब 1 साल तक इंटर्नशिप की, और कुछ महीने बाद ये दोबारा 8 महीने के लिए अपने दूसरे सफर पे निकल गए। यही ट्रिप अर्नेस्टो की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ट्रिप को इन्होंने 1952 में किया था, करीब 8000 मील से भी ज्यादा दूरी पर, केवल अपने एक दोस्त अल्बर्टो ग्रेनेडो के साथ। अपनी पूरी जर्नी में अर्नेस्टो कई सारे शहर और कई गांव घूमते हैं, जिनसे इन्होंने काफी कुछ सीखा। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने इनको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, वो थी कैपिटलिज्म। उन्होंने देखा कि मजदूर, किसान और जो गरीब लोग थे वो चंद पैसों के लिए जानवरों की तरह दिन भर काम करते थे। ऊपर से ठंड में रात को बिना चादर के सोते थे। सड़कों पर भूख से बिलखते बच्चे देखे। इन्होंने देखा कि कैपिटलिज्म के चलते कैसे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अर्नेस्टो अपनी जर्नी में एक डायरी भी अपने साथ लेके चला करते थे, और अपने पूरे एक्सपीरियंस को वो उसे डायरी में नोट भी किया करते थे। बाद में इसी डायरी को एक बुक के रूप में पब्लिश भी की जाती है, जिसका नाम द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम पे होता है, और ये न्यूयॉर्क टाइम की सबसे बेस्ट सेलर किताब भी रही है। आगे चल के सन 2004 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें अर्नेस्टो की पूरी मोटरसाइकिल जर्नी को दिखाया जाता है। इस जर्नी के बाद अर्नेस्टो ने एक कसम खाई कि इस दुनिया से एक कैपिटलिज्म का नाम खत्म करके रहेंगे। तभी से इन्होंने रिवॉल्यूशन और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। अपनी मोटरसाइकिल जर्नी के दौरान जब अर्नेस्टो ने लैटिन अमेरिका जैसे देशों में गरीबी और भूख से परेशान जनता का हाल देखा, तो अर्नेस्टो वहां से एक नए नाम चे गेवारा और एक नई सोच के साथ वापस आया था।
अब जो गेवारा लौट के आया था उसने कैपिटलिज्म के खिलाफ एक क्रांति छेड़ दी थी। अब यहाँ से अर्नेस्टो राफेल गेवारा बन चुका था चे गेवारा। चे ने अपने रिवॉल्यूशन की शुरुआत ग्वाटेमाला से की। ग्वाटेमाला में उस समय जैकोबो अरविंद का राज था, जो कि उस समय एक सोशल इकोनॉमिक मुद्दे पर काम कर रहे थे। लेकिन कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले देश अमेरिका को इनका सोशल वर्क कुछ खास नहीं लगा और आगे चल के इन्होंने इनकी सरकार को रद्द कर दिया और अपनी मिलिट्री को ग्वाटेमाला में तैनात कर दिया। चे इस तख्ता पलट से काफी ज्यादा नाराज थे और इतना तो ये समझ ही गए थे कि आगे आने वाले समय में अमेरिका अपनी ही कैपिटलिस्ट सरकार चलाएगा। चे ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कई सारे रेबेलियस ग्रुप को ज्वाइन किए, लेकिन उस समय किसी पावरफुल ग्रुप का हिस्सा न होते हुए इनको ग्वाटेमाला से जाना पड़ा। बाय द वे, ग्वाटेमाला ही वो जगह थी जहां इनको चे गेवारा नाम मिला था। लैटिन भाषा में चे शब्द दोस्त या साथी के लिए उपयोग किया जाता है। ग्वाटेमाला से जाने के बाद चे मैक्सिको चले गए और वहीं किसी जनरल हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वो काम करने लगे। लेकिन चे की किस्मत ने उन्हें क्यूबन ब्रदर्स फिडेल एंड राउल कैस्ट्रो से मिलाया, जो कि उस समय अमेरिका की कठपुतली सरकार को क्यूबा से हटाने के लिए रिवॉल्यूशन कर रहे थे। क्यूबा में उन दिनों फुल्जेंसियो बतिस्टा का राज था, जो कि क्यूबा के एक डिक्टेटर और अमेरिका की कठपुतली थे, जिसके खिलाफ फिडेल कैस्ट्रो ने रिवॉल्यूशन कर रखा था, क्योंकि अमेरिका ने इनडायरेक्टली क्यूबा पर कब्जा कर रखा था। क्यूबा की हालत बहुत खराब थी, गरीबी और भूख का तो जैसे मातम छाया हुआ था बिल्कुल। ऐसे में फिडेल कैस्ट्रो ने पूरे देश भर में इस कठपुतली सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। फिडेल की तरफ क्यूबा के काफी लोग आगे खड़े हुए। फिडेल सालों से क्यूबा में कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। फिर आया 1955 का टाइम। मैक्सिको सिटी में चे गेवारा की मुलाकात फिडेल कैस्ट्रो से हुई। फिडेल चे की बातों और सोच से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। यही चे और फिडेल ने अमेरिका से इस डिक्टेटर को उखाड़ फेंकने के लिए दोस्ती कर ली। इसके बाद चे अपने यूरोडाइज्ड रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ क्यूबा में एंटर करते हैं। फिडेल ने चे को अपनी 26 ऑफ जुलाई मूवमेंट का हिस्सा बना लिया। 26 ऑफ जुलाई मूवमेंट में फिडेल और चे ने टोटल 82 लोगों को ट्रेन किया था। चे इस मूवमेंट के दौरान कम्बैट मेडिसिन बनाने और मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जिसमें मेनली हिट एंड रन गोरिल्ला वारफेयर को अपना मेन फोकस बनाया जाता था। फिडेल और चे ने क्यूबा में पानी के रास्ते घुसने का प्लान बनाया, वो भी एक ग्रैंडमा नाम की लीड कैबिन क्रूजर की मदद से। लेकिन इससे पहले कि ये क्यूबा पहुंचते, बतिस्टा सरकार को इनके प्लान के बारे में मालूम चल जाता है। फिडेल और चे की 82 लोगों की टीम बतिस्टा सरकार के सामने कमजोर पड़ गई और लगभग सारे के सारे लोग मारे गए। बचे हुए लोग किसी भी तरह वहां से तैर के भाग निकले। बचे हुए लोगों में फिडेल और चे भी शामिल थे। ये लोग तैरते हुए पानी के रास्ते भागकर सियरा माइस्ट्रा के पहाड़ों में जाकर छिप गए। जुलाई मूवमेंट के खत्म होने के बाद भी चे और फिडेल ने हार नहीं मानी। वहीं सियरा माइस्ट्रा के पहाड़ों में उन्होंने अपनी एक नई फौज बनाना शुरू कर दी। इस बार तैयारी और लोग दोनों पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। चे को वहाँ के लोकल लोगों का काफी सारा सपोर्ट मिला। सियरा माइस्ट्रा में रहने के दौरान चे नोटिस करते हैं कि वहाँ न तो बच्चों के लिए कोई एक भी स्कूल है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही किसी भी तरह की फैसिलिटीज है। अब खाने की समस्या को लेकर चे यहाँ पे कई सारी ब्रेड बेकरीज खुलवाते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए कई सारे स्कूल्स खुलवाते हैं और डॉक्टर होने के नाते कई सारे क्लिनिक भी खुलवाते हैं। अब इतना सब होने के बाद चे जो है वो लोगों में तेजी से पॉपुलर होने लगते हैं। लोग इनको अपना मसीहा मानने लगते हैं। धीरे धीरे चे और फिडेल की फौज की संख्या भी बढ़ने लगती है। एक लंबे समय तक अपनी फौज को तैयार करने के बाद इन पहाड़ों में रहकर चे ने अपनी मिलिट्री को गोरिल्ला टैक्टिक्स में इतना माहिर और ट्रेन कर लिया था कि यूएस एयरफोर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ रही। अब यहीं से चे और फिडेल बतिस्टा सरकार पर भारी पड़ने लगे थे। यूएस एयरफोर्स और बतिस्टा की मिलिट्री को चकमा देने के बाद फिडेल और चे लोगों में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगे थे। देखते ही देखते चे के पास 800 लोगों की फौज खड़ी हो गई। अब 1 जनवरी 1959 को फिडेल कैस्ट्रो ने क्यूबन मिलिट्री को सामने से चैलेंज किया और जीत भी गए। और फाइनली क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो का राज आ गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि चे गेवारा का ही था। क्यूबा में सरकार बनने के बाद फिडेल बन गए क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर और चे गेवारा हो गए क्यूबा के मिलिट्री कमांडर। कुल मिला के सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चे गेवारा के ऊपर सौंपी गई थी, क्योंकि फिडेल को अगर सबसे ज्यादा किसी को भरोसा था तो वो चे गेवारा ही था। लेकिन चे को अभी भी एक डर सता रहा था, वो ये कि जिस कैपिटलिज्म को उसने खत्म करने के लिए इतनी मेहनत की थी, उसको पूजने वाले अभी भी कुछ लोग जिंदा थे। जनवरी 8, 1959 को हवाना में चे को ला कबाना प्रिजन का कमांडर बनाया गया, जहाँ चे ने फिडेल की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिए। कुछ को तो जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, तो कुछ को टॉर्चर कर करके अपने फेवर में कर लिया। फिडेल ने चे को वक्त के साथ साथ और सारी जिम्मेदारियां दी, जैसे बाद में चे को चीफ ऑफ द इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा, प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री भी बनाया गया।
बाद में इनको क्यूबा का एक डिप्लोमेट भी बनाया गया, जिनसे ये बाकी देशों में जाकर सेंट्रल असेंबली में अपने क्यूबा का पॉइंट ऑफ व्यू रखते और अपने एंटी कैपिटलिज्म का आइडिया दुनिया तक पहुंचाते। चे फिडेल कैस्ट्रो की तरह ही अपने विचारों को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देते थे। चे का ये मानना था कि देश के हर व्यक्ति को परफेक्ट और स्मार्ट होना चाहिए, और वो तभी होगा जब वो कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करेगा, कम्युनिज्म को मानेगा और अपने सारे फैसले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर ही ले। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कंट्री में रहने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उनको जीने का कोई अधिकार है। 1960 में चे ने पहली बार एक क्यूबन कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, जहाँ चे लोगों से कड़ी मेहनत और काम कराकर फिजिकली उन्हें एक डोमिनेंट मेल बनाना चाहता था। चे ने अपने टाइम पे अमेरिका की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सबको अपने अंडर में ले लिया और सबको नेशनलाइज साबित कर दिया। प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, और जैसा चे ने सियरा माइस्ट्रा के पहाड़ों पर लिटरेसी पर ध्यान दिया था, ठीक वैसा ही इन्होंने पूरी क्यूबा की लिटरेसी पर ध्यान दिया और वहाँ पे काम करना शुरू किया। जिसका असर ये निकला कि 1959 से पहले क्यूबा की जो लिटरेसी रेट थी वो 60% से भी कम थी, और अब जो लिटरेसी रेट निकल के आई है वो 96% की थी, और यही लिटरेसी रेट अब बढ़ के 96% तक पहुंच गया था। चे को जब नेशनल बैंक ऑफ प्रेसिडेंट बनाया गया तब इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी पर काम करना शुरू किया। चे गेवारा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्यूबा में किसी भी तरह का करप्शन हो। इनफैक्ट ये अपने रिफॉर्म्स को लेके इतना सीरियस थे कि इन्होंने अपनी वाइफ तक को मना कर रखा था सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए। चे अपने किसी भी गवर्नमेंट बेनिफिट का इस्तेमाल ऑफिस से बाहर नहीं करते थे कभी। इनका मेन मकसद क्यूबा के लोगों के बीच यूनिटी और इक्वालिटी बनाए रखना था। इसके बाद चे ने आर्टिकल लिखना भी शुरू कर दिया था। इनकी कुछ फेमस आर्टिकल जैसे मैन एंड सोशलिज्म इन क्यूबा और गोरिल्ला वारफेयर 1961 आती है। अब दिन पर दिन क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी जो है वो बढ़ती जाती, तो फिडेल और चे ने क्या किया, इन्होंने सोवियत यूनियन से हाथ मिला लिया, क्योंकि दोनों देशों का सरकार चलाने का तरीका जो था वो सेम था। दोनों देश कम्युनिज्म को मानते थे, लेकिन सोवियत यूनियन जो था उसका क्यूबा से दोस्ती करने का केवल एक ही रीजन था, अमेरिका को नीचा दिखाना, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक वॉर चल रहा था। इसके बाद अमेरिका को क्यूबा और यूएसएसआर की रिलेशन से इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि इसने गुस्से में आकर क्यूबा में अपनी सारी अमेरिकन कंट्रीज को बैन कर दिया। क्यूबन लोगों को भी अब अमेरिकन से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसके कारण क्यूबा में अब कैपिटलिज्म का नाम बिल्कुल खत्म हो गया। क्यूबा के इस बदलते रंग को देखकर अमेरिका का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अमेरिका क्यूबा से अपनी सारी डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर देता है और क्यूबा पे अटैक करवाने के लिए एक इन्वेशन प्लान करता है। इसे अंजाम देने के लिए क्यूबा के ही कुछ गरीब लोगों को पैसे का लालच और ट्रेनिंग देकर हथियार पकड़ाकर फिडेल और चे के खिलाफ भड़का दिया जाता है। लेकिन फिडेल की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी कि क्यूबा का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिडेल और चे का जो गुस्सा था वो बढ़ गया था। इसके बाद यूएसएसआर ने उन्हें क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करने का मौका दिया और क्यूबा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यूबा को लगा कि मिसाइल इंस्टॉल करने के बाद अमेरिका इन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगा, लेकिन मिसाइल इंस्टॉल के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच टकराव होने लगा था। माहौल इतना भयंकर हो चुका था कि किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। अमेरिका और यूएसएसआर की आखिरी बहस के बाद यूएसएसआर अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा से हटा लेता है। चे और फिडेल कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन जब यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा से हटा लिया और यूएसएसआर और क्यूबा के बीच के रिलेशन भी खत्म हो गए। आगे चल के दिसंबर 1964 में चे न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में चे ने अमेरिका को भर भर के क्रिटिसाइज किया। अब चे गेवारा क्यूबा में एक बहुत अच्छी जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन उनका रिवॉल्यूशनरी मन उनको चैन से बैठने नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कसम खा रखी थी कि वो कैपिटलिज्म को इस दुनिया से खत्म करके ही रहेंगे। इसलिए अब चे का मन साउथ अमेरिका की बाकी कंट्रीज पर था, जहां वो क्यूबा की तरह ही रिवॉल्यूशन आगे कम्युनिज्म को स्थापित करना चाहते थे। और फिडेल से बात करने के बाद फाइनली ये क्यूबा से चले गए। करीब 2 साल तक लोगों को चे के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन चे चुपचाप कॉन्गो में रिवॉल्यूशन पर काम कर रहे थे, जहां वो जाके पैट्रिस के किसी लुमुम्बा बटालियन की आर्मी का पार्ट बने। लेकिन जब चे ने पैट्रिस की आर्मी का ये हाल देखा तो वो शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि इन लोगों के पास ना तो कोई ट्रेनिंग है ना ही कोई प्लानिंग। हालांकि चे ने पैट्रिस की आर्मी को काफी ट्रेनिंग भी दी और काफी कुछ सिखाया भी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद चे का रिवॉल्यूशन यहाँ पूरी तरह फेल हो गया और चे को यहाँ से जाना पड़ा। अब 1966 में चे ने बोलिविया में रिवॉल्यूशन का प्लान बनाया और वहीं सेंटा गेज रीजन में रह के किसी गोरिल्ला ग्रुप को ट्रेन करने लगे।
स्टार्टिंग में इनके ग्रुप को रिवॉल्यूशन में थोड़ी सक्सेस मिली थी, लेकिन बोलिवियन आर्मी इनसे काफी ज्यादा स्मार्ट, एडवांस और पावरफुल थी। ऊपर से बोलिवियन आर्मी को सीधे सीधे अमेरिका की CIA सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से चे बोलिवियन आर्मी से 6 महीने तक भागते छिपते रहे, लेकिन चोरी छुप गए चे ज्यादा दिन नहीं चल पाया और 7 अक्टूबर 1967 को किसी लोकल पर्सन ने चे का पता बता दिया। इस वजह से 8 अक्टूबर को बोलिवियन आर्मी और CIA मिलकर 1800 लोगों की फौज को लेकर चे को पकड़ने के लिए निकल पड़े और यहाँ बोलिवियन आर्मी ने चे को कैप्चर कर लिया और ले जाके एक पुराने स्कूल में बंद करके रखती है, जहाँ चे अपनी आखिरी रात बिताते हैं और फाइनली चे गेवारा को मारने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। 9 अक्टूबर 1967 को मारियो टेरान को चे गेवारा का एनकाउंटर करने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन साथ में ये भी ऑर्डर मिलता है कि सिर में और हाथ में गोली नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद मारियो चे के पास पहुंचते हैं और चे को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ के अब कुछ ही पल रह गए हैं और तभी चे कहते हैं कि आई नो यू आर हियर टू किल मी, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। उसके बाद मारियो चे की बॉडी में पूरी की पूरी 9 गोलियां दाग देते हैं और चे की डेथ हो जाती है। चे की डेथ के बाद बोलिवियन आर्मी चे के हाथों को काट कर अपने पास रख लेती है, ताकि चे के फिंगरप्रिंट से प्रूफ हो सके कि ये कोई और नहीं बल्कि चे गेवारा ही है। चे की डेथ के बाद क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो ने लोगों को चे की डेथ के बारे में बताया और पब्लिक मौन रखा गया। क्यूबा में मानो बिल्कुल सब मातम सा छा गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी एक टाइम पे क्यूबा को रिवोल्यूशन दिलाया था, उसने इतनी आसानी से दुनिया को अलविदा कह दिया। 1997 में चे गेवारा के पार्थ शरीर को क्यूबा में लाया गया और पूरे सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा को पूरा किया गया। सन 2008 में अर्जेंटीना के रोसैरियो में, जो कि चे गेवारा का बर्थ प्लेस है, वहाँ पे चे गेवारा का एक स्टैचू भी बनाया गया कि कैसे एक अर्नेस्टो राफेल गेवारा बनता है चे गेवारा। चे गेवारा किसी के लिए एक आजादी का मसीहा थे तो किसी के लिए शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक क्रांतिकारी। दोस्तों, चे गेवारा लोगों की दीवारों, पोस्टर्स, टी शर्ट और सबसे ज्यादा दिलों में जिंदा है आज भी। चे को आज भी फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ एक गुजरा हुआ वक्त नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने अतीत को उसमें देखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।